नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज पाठशाला पर। मैं हूं आकाश मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण, जो कि एसएससी, यूपीएससी, आरआरबी बैंक तथा रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने पर एक अपना संबोधन दिया देश के युवाओं को, जिसमें कहा गया कि स्टार्टअप इंडिया नए भारत का एक निर्णायक आंदोलन बनकर उभरा है। और इसी के साथ-साथ उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया को बताया कि एक दशक में 400 स्टार्टअप से बढ़कर 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हुए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। तो इसका मतलब कि काफ़ी आजकल के युवा हमारे स्टार्टअप में अधिक जोर दे रहा है, ना कि नौकरियों को ढूँढने में। चलिए देखते हैं खबर क्या है। खबर है, पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया को नए भारत का निर्णायक आंदोलन बताया। 2025 में 44,000 से नए स्टार्टअप रजिस्टर्ड किए गए, जो कि रिकॉर्ड बना है। चलिए देखते हैं डिटेल इसका इसमें से। स्टार्टअप इंडिया 2016 में लॉन्च किया गया था उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। इस पे फोकस था रोजगार सृजन पे, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे। काफ़ी ज़्यादा इसके फोकस थे। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसके परिणाम क्या होंगे? युवाओं को अवसर मिलेगा, निवेश आकर्षण होगा तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। डिजिटल इंडिया, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती मिलेगी। स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। 16 जनवरी 2016 को डीपीआईआईटी स्टार्टअप्स को मान्यता देता है। यूनिकॉर्न शब्द ऐसी कंपनियों के लिए लिया जाता है जिनकी वैल्यू 1 बिलियन से अधिक हो। तो 1 बिलियन से ऊपर की कंपनियों को यूनिकॉर्न कंपनी नाम दिया जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है उर्वरकों का रिकॉर्ड उपलब्धता 2024-25 में। केंद्र सरकार का ये कहना है कि उसने 2024-25 में उर्वरकों की रिकॉर्ड उपलब्धता सुनिश्चित कराई है, जिससे किसानों को फायदा हुआ है। चलिए देखते हैं खबर क्या है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता पर रिकॉर्ड स्तर पर रखी। डिटेल में देखते हैं। फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या होती है? तो किसानों को सस्ती दर पर उर्वरक उपलब्ध कराने सुनिश्चित करती है। तो देखते हैं, सरकार उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करती है ताकि किसानों को यूरिया, डीएपी और एमओपी जैसे उर्वरक रियायती और सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सकें। उदाहरण के लिए, जैसे यूरिया की एक बोरी की वास्तविक लागत का अधिकांश हिस्सा सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करती है, जो सीधा जो भी कंपनियां होती हैं उनके खाते में ट्रांसफर की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम 1 अप्रैल 2010 को लागू की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों के तहत के अंदर जितने भी उर्वरक आते हैं, उनको उनके न्यूट्रिएंट बेस के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी। जैसे उसमें मौजूद पोषक तत्वों को काउंट किया जाएगा, जैसे जिस हिसाब से उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होगी, उसके आधार पर सब्सिडी तय की जाएगी। तो ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी थी। चलिए आगे देखते हैं एनबीटी से पारदर्शिता। एनबीटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। इससे क्या होगा, उर्वरक विभाग ने एनबीटी परियोजना शुरू की है, जिसमें बिक्री बिक्री के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई गई हैं। जिसमें ये बताया जा जिससे जो भी किसान अपनी उर्वरक को लेते हैं, उनमें एक उनके पास एक रसीद वगैरह जाता है और इस रसीद में पूरा डिटेल होता है कि उसमें लागत कितनी आई थी, सरकार ने उस पे कितना खर्चा किया, इतनी सब्सिडी दी है और कितने की वो पूरा जो भी हमारा राशि है, कितनी राशि देय है। तो ये सब देखा जाता है। चलिए देखते हैं इसके परिणाम क्या होंगे। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी इससे, किसानों की लागत कम होगी और उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में फर्टिलाइजर में महान योगदान दिया था। 1960 के दशक में जो हरित क्रांति हुई थी, जिससे भारत में कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत अन्न संकट से निकलकर खाद्य उत्पादन और आत्मनिर्भर बन गया था। भारत उच्च उपज वाले बीजों जैसे एचवाईवी सीड, आधुनिक सिंचाई और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रमुख था। चलिए प्रमुख उर्वरक कौन कौन है? तो यूरिया, डीएपी और एमओपी। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, डीएपी 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस उपस्थित होता है और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे कहते हैं, जिसमें 60% पोटेशियम की मात्रा होती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता बन गया है। दुनिया में उर्वरक उपभोक्ता के मामले में भारत सबसे दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है तो अगली न्यूज़ हमारा नया सीड एक्ट। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। खबर है, कृषि मंत्री ने नया सीड एक्ट
पेश किया है। तो हमारे कृषि मंत्री जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, इन्होंने नए सीड एक्ट की जानकारी दी है। जिससे फ़ायदा क्या होगा? तो देखते हैं। बीजों की गुणवत्ता और प्रमाणन पर जोर दिया जाएगा। किसानों को शिकायत निवारण और जानकारी का अधिकार होगा। क्लाइमेट रेजिलेंट सीड को बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम क्या होंगे? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसानों का विश्वास और अधिकार मजबूत होगा। पहला सीड एक्ट कब आया था? तो 1966 में पहला सीड एक्ट पेश किया गया था। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। HYV सीड हाई यील्ड वैरायटी कहते हैं, जो कि जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी थी। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने कहा है कि नकली बीजों पर सख्त कार्रवाई होगी। परंपरागत बीज प्रणाली बनी रहेगी, जिससे ये सुरक्षित रहे। नकली बीज की समस्या से किसानों को मिलेगी पूरी तरीके से राहत। अब घटिया बीज बेचने वालों को 30 लाख रुपए तक का जुर्माना और कड़ी सजा का प्रावधान भी इसमें प्रस्तावित किया गया है। तो अब जो भी ऐसी शिकायत मिलती है कि घटिया बीज या फिर नकली बीज बेच रहे हैं, उनके ऊपर 30 लाख रुपए तक जुर्माना या और कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है। ट्रेसेबिलिटी लागू होते ही नकली या खराब बीज की पहचान तुरंत हो जाएगी। ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को बढ़ेगी और पारदर्शिता आएगी। हर सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कोई भी अनाधिकृत विक्रेता बीज नहीं बेच पाएगा। यानी कि जितने भी अब सीड कंपनियां होंगी, सबका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कि जो भी मार्केट में बीज उपलब्ध हो, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। तो चलिए देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है। सेमी और बायो एनर्जी से रिलेटेड हमारी अगली खबर है। तो देखते हैं खबर क्या है। एमएसएमई ने जैव ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन घटाने पर जोर दिया है। तो खबर है कि एमएसएमई ने जैव ऊर्जा से कार्बन उत्सर्जन घटाने पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने हाल ही में एक राष्ट्रीय कार्यशाला में इस बात का पर बल दिया कि बायोमास आधारित समाधान जीवाश्म ईंधन और एक व्यावहारिक मापनीय विकल्प प्रदान करता है। देखते हैं इसके कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। तो एमएसएमई भारत की इंडस्ट्री का लगभग 30% योगदान देती है। और एमएसएमई में जितने भी ईंधन का उपयोग किया जाता है, तो मुख्यतः कोयले का उपयोग किया जाता है, जिससे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमारे जो मंत्री जी हैं, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक, उन्होंने इसी पर जोर दिया कि जो एमएसएमई है, वो अगर कोयले के अतिरिक्त अगर जो वेस्ट मटेरियल से ईंधन प्राप्त होते हैं, अगर उन पर फोकस करें, तो फिर हमारे जो प्रदूषण है उनसे मुक्ति मिल सकती है। देखते हैं बायो एनर्जी क्या होती है। तो अपशिष्ट पदार्थ से ऊर्जा बनाई जाती है, जिससे कार्बन न्यूट्रल होता है। तो उन्होंने इसी पर अपशिष्ट ऊर्जा अपशिष्ट से ऊर्जा एनर्जी बनाने पे काफ़ी बल दिया है। तो इसके परिणाम क्या होंगे? तो ग्रीन ट्रांजिशन बढ़ेगा। एसडीजी क्लीन एनर्जी और एसडीजी 13 क्लाइमेट एक्शन दोनों को मजबूती मिलेगी। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में कार्बन कटौती के लिए आया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसी के साथ पेरिस एग्रीमेंट 2015 में नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। इसमें ये बताया गया है कि सभी देश एक निश्चित समयावधि के दौरान अपने यहाँ नेट जीरो कार्बन नेट जीरो का लक्ष्य रखेंगे। इसमें भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो प्राप्त करना है। यानी कि जितना कार्बन उत्सर्जन करेगा, उतना कार्बन अवशोषित भी कर लेगा। एमएसएमई में देखते हैं। एमएसएमई बायो एनर्जी बायोमास क्रॉस क्रॉप रिड्यूस से कोल को रिप्लेस करने पर उत्सर्जित उत्सर्जन और एनर्जी कॉस्ट दोनों कम होते हैं। तो उनका कहना था कि एमएसएमई में बायो एनर्जी यानी कि बायोमास और क्रॉप रिड्यूस, जैसे कि जो भी खरपतवार होते हैं खेतों में, पराली वगैरह, इनको निकाल कर अगर एमएसएमई इनका उपयोग करें, तो किसानों से इसमें आय भी बढ़ेगी और साथ ही साथ इनका जो एनर्जी कॉस्ट है, उसमें काफ़ी कमी आएगी और कोल को रिप्लेस भी किया जा सकता है इसके द्वारा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा है। इस पे सरकार काम कर रही है। तो देखते हैं फार्मर्स को क्रॉप रिड्यूस सप्लाई से इनकम बढ़ती है और पराली जलाने की समस्या घट जाती है। जैसे पराली जलाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी और प्रदूषण से भी काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं अगली हमारी न्यूज़। इंडिया जापान संबंध। तो चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हमारे क्या है। इंडिया जापान संबंध से रिलेटेड है। तो जापान के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, क्वाड पर चर्चा की है। तो देखते हैं डिटेल में।
इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता पर चिंता जताई दोनों ने मिलकर। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। देखते हैं टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंफ्रा के सहयोग पर बातचीत हुई है। इसके परिणाम क्या होंगे? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती मिलेगी। क्वाड, जो कि इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों का एक सुरक्षा संगठन है। देखते हैं 1952 में इंडिया जापान डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए थे, तो 1952 से भारत और जापान आपस में एक दूसरे से डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करते हुए चल रहा है। 2014 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में हुई थी। और देखते हैं क्वाड का गठन इससे शुरू 2007 में किया गया था और 2017 में पुनर्जीवित किया गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिसंबर 2025 की अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई है, चलिए देखते हैं। तो खबर है दिसंबर में बेरोजगारी दर 4.8 हो गई, जबकि दिसंबर में बेरोजगारी दर हमारी 4.7 थी दिसंबर के पहले, जो कि बढ़कर 4.8 हो गई है। तो चलिए थोड़ी सी मामूली बढ़ी है, लेकिन फिर भी बढ़ी है तो हमारे लिए चिंता की बात है कि बेरोजगारी दर बढ़ रही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बेरोजगारी दर क्या होती है? श्रम बाजार में स्थित स्थिति का प्रमुख संकेतांक होती है, यानी कि जो भी श्रम बाजार है उसके अंदर स्थिति का प्रमुख संकेतांक मानी जाती है, जिससे पता चलता है कि बेरोजगार किसी देश में युवा जो कितने बेरोजगार हैं। ये आंकड़ा 15 साल से ऊपर के बच्चों के लिए लिया जाता है। चलिए देखते हैं। तो सीएमआई और अन्य एजेंसियां मासिक डेटा इसका जारी करती हैं। 4.8 दर अभी भी कम स्तर पर है, लेकिन वृद्धि चिंता का विषय है हमारे लिए। तो 4.8 कम स्तर तो है, लेकिन हमारे लिए अभी भी चिंता का विषय है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ रही है। चलिए देखते हैं इसका परिणाम क्या होंगे। रोजगार सृजन की आवश्यकता ज़्यादा होगी। इसी के साथ स्किल डेवलपमेंट और एमएसएमई सेक्टर पर फोकस जरूरी है। सरकारी योजनाएं जैसे पीएम केवीवाई, स्टार्टअप इंडिया और अधिक प्रभावी बनानी होंगी। देखते हैं सीएमईआई, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी है, जो बेरोजगारी डाटा का प्रमुख स्रोत है। बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमको बेरोजगारी दर की प्राप्ति होती है। तो ये तो फार्मूला है, ये आप लोग याद रखेंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। भारत में बेरोजगारी की समस्या 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भी बनी रही। बेरोजगारी दर दिसंबर में तो बढ़कर 4.8 हुई है। चलिए देखते हैं इसका असर क्या पड़ेगा डिटेल में। तो भारत में बेरोजगारी दर दिसंबर 2025 में 4.7 थी, इससे बढ़कर 4.8 हो गई है। यह आंकड़ा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस से आया है, जो एमओएसपीआई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स जारी करता है। यह 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। यह अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2024 यानी कि 25-26 के 8 महीनों में दूसरा सबसे कम स्तर है। ज़्यादा लोग नौकरी ढूंढने लगे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि ज़्यादा लोग नौकरी ढूंढने लगे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एलएफपीआर बढ़कर 56.1% हो गया है, जो कि हाई रिकॉर्ड है। इसमें ये बताया गया है, इससे ये पता चलता है कि भारत में भले ही जो भी स्टार्टअप्स बढ़ रहे हों, लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी ढूंढने में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की भागीदारी 35.3% तक बढ़ी है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए अब अगली न्यूज़ हमारी देखते हैं। भारत चीन व्यापार एक्सपोर्ट, भारत और चीन का व्यापार हाल के दिनों में बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और उसकी तुलना में इम्पोर्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। चलिए देखते हैं खबर क्या है। दिसंबर भारत में चीन के एक्सपोर्ट 67.35 बढ़े हैं, यानी कि भारत के जो चीन के एक्सपोर्ट हैं, भारत जो चीन को सामान भेजता है उसमें 67.35% की वृद्धि हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख निर्यात आयरन और पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा, इन सब चीज़ों का भारत निर्यात करता है। तो देखते हैं चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो पहला सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है। तो वृद्धि से व्यापार संतुलन पर असर पड़ेगा, तो जिसमें हमारे एक्सपोर्ट में वृद्धि हुई है तो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट संतुलित होगा। चलिए देख से परिणाम क्या क्या होंगे। तो भारत का करंट अकाउंट बैलेंस बेहतर हो सकता है, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो करंट अकाउंट बैलेंस बेहतर हो सकता है। चीन पर निर्भरता बढ़ने से स्ट्रेटेजिक रिस्क भी है, लेकिन चीन पर जो भी हमारी ज़्यादा निर्भरता बढ़ेगी तो हमारा जो भी स्ट्रेटेजिक रिस्क है वो भी काफ़ी हाई होगा। जैसे हाल के दिनों में अमेरिका पर हमारी निर्भरता बढ़ी थी, तो अमेरिका ने टैरिफ लगाकर थोड़ा सा इसको दबाने का काम किया। जैसे चीन पर हमारी निर्भरता बढ़ती है तो आने वाले समय में चीन से भी हमको खतरा पैदा हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है, जैसे यूरोपीय यूनियन, एशियन और यूएस जैसे देशों को सप्लाई करने से थोड़ा सा हम लोग को
डिवर्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। आगे देखते हैं। इंडिया चाइना ट्रेड एग्रीमेंट 1984 में हुआ था। 2020 में गलवान क्लैश के बाद व्यापारिक पर राजनीतिक दबाव पड़ा था। तो गलवान इंसिडेंट 2020 में हुआ था, जिसपे चीन से हमारी काफ़ी सख्ती आ गई थी, जिसकी वजह से हमारा व्यापार उन दिनों प्रभावित हुआ था। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ऐप्स वगैरह भी बंद किए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भारत ने शामिल न होने का निर्णय लिया है। तो RCEP जो कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, इसमें भारत ने शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं, इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। हाँ, दिसंबर 2025 में भारत से चीन को एक्सपोर्ट सामान बेचना 67.35% बढ़ गया है। यह कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा से है। मुख्य वजह इनके क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, मरीन प्रोडक्ट, समुद्री सामान जैसे मछलियाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे गए हैं इस बार, जिनसे ये हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। पूरे भारत में भारत चीन को 9.7% से बढ़कर 19.75 बिलियन हो गया है। लेकिन भारत से चीन को जो एक्सपोर्ट होता है वो 9.7 से बढ़कर 19.75 बिलियन हो गया है। लेकिन कुल ट्रेड डेफिसिट, हम ज़्यादा खरीदते हैं और कम बेचते हैं, यानी ट्रेड डेफिसिट किसे कहते हैं? अगर अधिक खरीदा जाए और कम उसकी तुलना में कम बेचा जाए तो उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, जो कि 116 बिलियन हो गया है। यानी कि हमने एक्सपोर्ट तो बढ़ाया है, लेकिन साथ ही साथ इंपोर्ट को भी और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इससे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिकॉर्ड 116 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, क्योंकि चीन से इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़े हैं। चलिए देखते हैं। अप्रैल से दिसंबर में चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। अप्रैल से और दिसंबर के बीच की खबर है कि चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है, जो कि 110 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है, जो अमेरिका से आगे निकल चुका है। वजह क्या है? यूएस के टैरिफ से भारत ने चीन की तरफ ज़्यादा एक्सपोर्ट शिफ्ट किया। तो यूएस से जब टैरिफ लगाया गया है हाल के दिनों में, तो भारत ने यूएस से अपना जो एक्सपोर्ट है वो चीन की तरफ शिफ्ट कर दिया है। चलिए, ये अच्छी बात भी है, लेकिन एक तरीके से हमारे लिए रिस्क भी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आरबीआई का रेट कट 2026। तो एसबीआई ने डाटा जारी किया है कि आरबीआई रेट कट कर सकता है 2026 में। इसके कारण क्या है? तो आरबीआई आगे 50 बीपीएस यानी कि 0.5% तक रेट कट की संभावना 2026 में है। इससे फायदा क्या होगा? तो रेपो रेट क्या होता है? तो आरबीआई का मुख्य नीति मौद्रिक नीति उपकरण होता है, जिसे आरबीआई घटा बढ़ाकर मौद्रिक सस्ताई और महंगाई को कम करता है। चलिए, रेप कट का मतलब क्या होता है? बैंकों को सस्ता ऋण मिलता है, जिससे निवेश और खपत बढ़ जाते हैं। तो बैंकों को सस्ता ऋण मिलता है, जिससे वे लोगों को सस्ते में आसानी से ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो देखते हैं, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच संतुलन बनाने का काम भी करता है रेपो रेट। परिणाम इसके क्या होंगे? बोरोइंग सस्ती होगी, यानी कि उधार लेना वहाँ सस्ता होगा। उद्योग और एमएसएमईज को फायदा होगा। जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं उनको फायदा होगा। हाउसिंग ऑटो लोन सस्ते हो जाएंगे। हाउसिंग लोन, जो ऑटो लोन, कार लोन वगैरह है, पर्सनल लोन है, ये सब सस्ते हो जाएंगे। महंगाई बढ़ने का इससे खतरा होगा, क्योंकि लोन अगर सस्ते होंगे तो लोगों के पास पैसा होगा, सामान खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। चलिए देखते हैं। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। रेपो रेट क्या है? वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को ऋण देता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। 2008 में ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस में आरबीआई ने बड़े पैमाने पर रेपो कट किया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।